जाओ, बर्बाद मामा की सारी दुकान लूट ली। चुप रहो मम्मी, आप चुप रहो। और आर्मी बिट गई, आर्मी का को देख के भाग रही है, आर्मी के ऊपर मारे हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर रोहतक और भिवानी में हालात तनावपूर्ण हैं। हरियाणा के 21 में से 11 राज्य जाट आंदोलन की चपेट में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौतों की संख्या 28 की बजाय अब 30 हो गई है। जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ कथित गैंग रेप पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर के मुताबिक 20 से 26 साल के लड़कों ने कई महिलाओं को खेत में लेकर हैवानियत की। चश्मदीप के दावे के मुताबिक लड़कों ने वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। आप खुद सुनिए पहले कि इस ट्रक ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं तो बहुत दुख होता है। फिर फेसबुक या ट्विटर पे हम अपने थॉट शेयर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शायद मैं भी आगे बढ़ जाता अगर ये सब मेरी जन्मभूमि हरियाणा में ना हुआ होता। ना चाहते हुए भी बार बार मन में ख्याल आ ही जाते थे। फिर किसी मीटिंग या सोशल गैदरिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछ ही लेता था, अरे यार ये तुम्हारे हरियाणा में क्या हो रहा है? ये जाटों ने इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? नहीं, इन्हें क्यों चाहिए रिजर्वेशन? भाई रिजर्वेशन तो बैकवर्ड कास्ट के लिए है ना। ये जाट कब से हो गए बैकवर्ड? नहीं मतलब ऐसे मांगता है कोई आरक्षण? अरे पूरा हरियाणा जला दिया। मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। हरियाणा जो हमेशा से अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था, जहां 1947 से लेकर आज तक पिछले 70 सालों में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, वहां ये सब मुझे भी जानना था कि असल में हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा हिंदुस्तान के उत्तर में स्थित है। इसकी सीमाएं एक तरफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मिलती हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के साथ यमुना नदी इसकी सीमा तय करती है और दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, उसे हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। हरियाणा में कुल 21 जिले हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है। हरियाणा एक वक्त में सिंधु सभ्यता का हिस्सा था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हरियाणा के ही एक गांव राखीगढ़ी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों का आज तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है। हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और हिंदुस्तान के इतिहास के 3 बड़े युद्ध भी यहीं पानीपत के मैदान में लड़े गए। पहला युद्ध बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच, दूसरा राजा हेमू और अकबर की सेना के बीच और तीसरा मराठा साम्राज्य के सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हरियाणा के इतिहास के साथ ही जाट समुदाय का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जाट इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसानों के ही वंशज हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें प्योर आर्यन रेस मानते हैं, तो कुछ इन्हें इंडो सिथियन लीनियज से जोड़ते हैं। जाट समुदाय एकमात्र ऐसा समुदाय है जो हिंदू, सिख और मुस्लिम्स में पाया जाता है। यदि हम संस्कृत वैयाकरण पाणिनि की बात माने तो उन्होंने जट झट संघाते, जट और झट 2 धातुओं का संघात माना है। पंजाब में अब इनको जट कहा जाता है, यहाँ पर जट का जाट हो गया है। और जाटों में वास्तव में ये संघ की भावना बहुत प्राचीन काल से थी। गुप्त काल तक, 3री-4री शताब्दी तक तो योधे गण कहलाते थे ये। उसके बाद सरवखा पंचायतों के रूप में आए और सरवखा पंचायतों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि
अन्य जातियों के लोगों को भी ये उसमें शामिल रखते थे। खाप का जो कंसेप्ट है वो ये था कि जो लोग उस इलाके में रहते हैं उन सब की पंचायत। 1857 से और पीछे हम जाएं 1010 तक, गजनी के फर्स्ट हमला जो लाहौर पर था, स्टडी जब करे, ब्रिटिशर्स ने स्टडी किया इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन सोसाइटी को, उन्होंने ये देखा कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसको इन खापों ने चैलेंज किया हमेशा। पठान पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी अलाउद्दीन खिलजी था, सबसे बड़ा राज था उसका पूरे इंडिया पर। जिस समय अलाउद्दीन ने गढ़ मुक्तेश्वर के स्नान पर जजिया लगाया तो मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें 300 जाट प्रतिनिधि थे, 125 गुर्जर समाज के थे, रवे थे, 30 के करीब सैनी थे और विभिन्न जातियों के लोग वहां पर थे। उस पंचायत में यह फैसला लिया गया जजिया टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद अलाउद्दीन के साथ इनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन हार गया और उसने जजिया को वापस लिया। और हरियाणा ही ओनली एरिया है 1857 में जहां आम आदमी लड़ा कंपनी के खिलाफ। यहाँ उद्यमी राम थे, वो खापों के जो वॉलंटियर सेना थी उसके चीफ, उसको फांसी नहीं दिया गया अगर डिफीट के बाद। एक पेड़ था बरगद का, उस पर उसको क्रूसीफाई किया। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक आउट इज कि ये खापें जो थी ये फोकल पॉइंट थी इस इलाके की यूनिटी का और इस इलाके के प्रतिरोध का। अब अंग्रेज ने यू हिसाब लगाया इनको कैसे तोड़े। जाट, हीर, गुर्जर, कुर्मी, कोरी, कोची जितनी भी हैं ये सब खेती कर जाती है। उन्होंने कास्टों को डिग्रेड करना, किसी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उस स्थिति से निकालने के लिए फिर सबसे पहले दीनबंधु छोटूराम ने काम शुरू किया। छोटूराम जी वकील तो थे, लेकिन वो एक्चुअल में एक दबे हुए कुचले हुए किसानों के एक तरह से एडवोकेट थे। एक केस इन्होंने आर्गू किया जिसमें दादा ने 800 रुपए लिए थे कर्जे के और पोते पर डिग्री हुई थी 2,12,000 की। तो इन्होंने कहा कि साहब, जज साहब, ये क्या कहाँ का निर्णय है ये? तो जज साहब ने कहा मैं लॉ से बंधा हुआ हूँ। एट दैट टाइम उन्होंने यही फैसला किया कि भी खाली इस प्रोफेशन में रह के मैं इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। जब 1936 में 37 में चुनाव हुए और चौधरी छोटूराम पंजाब, जो उस समय संयुक्त पंजाब होता था, उसमें मंत्री बने, तो मंत्री बनते ही उन्होंने ये देखा था कि किसान का परिवार उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जबकि उस परिवार में एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि शहरी लोग उस समय ज्यादा नौकरियों में थे। तो चौधरी छोटूराम ने ये मांग की थी कि इन नौकरियों में 50% भागीदारी गांव के किसानों और मजदूरों की होनी चाहिए, ताकि उनका परिवार अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। और उन्होंने 10 कानून बनाए उस 37 से लेके 45 के बीच में, जैसे एबोलिशन ऑफ इंडेटेडनेस एक्ट। उसमें ये इन्होंने बनाया था कि अगर किसी ने किसी से पैसा लिया हुआ है और उस पैसे से 2 गुना वो ब्याज दे चुका है, पैसा माफ हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कानून बनाया कि किसान की जो बेसिक चीजें हैं, हल हुआ, बैल हुए या जो छोटा मोटा घर है, वो कुड़की नहीं हुआ करेगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट, चकबंदी, मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जिस समय उसमें वो एक्ट बनाया, उसमें ये था किसान भी एक प्रतिनिधि मंडी समिति में होगा। चौधरी साहब ने तो उस टाइम भी ह्यूमन राइट्स की बात की कि भाई मजदूरों को भी, मंडी में भी जो मजदूरों को कोई रेस्ट मिलने के लिए एक दिन के लिए उनका भी रेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे उन्होंने बड़ा काम किया वो था कि किसान को, जो उस टाइम वो जमीन के मालिक नहीं होते थे, तो वो मालिकाना हक दिया। किसानों को मालिकाना हक मिलने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, रिवोल्यूशनरी चेंज आया पंजाब में। आखिरी जो हस्ताक्षर उन्होंने जिस फाइल पर किए थे वो फाइल थी भागड़ा नांगल बांध की। उनकी एक बात थी कि वो किसान एकता को बहुत बढ़ावा देते थे। उस आदमी में एक चरित्र की इतनी जबरदस्त शक्ति थी। थे तो कद के छोटे, लेकिन उनको लोग छोटूराम नहीं, छोटा राम कहने लगे थे। छोटा राम।
1947 में हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, तब संविधान के आर्टिकल 15(4) में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए और संविधान के आर्टिकल 16(4) में उन जातियों के लिए जिनकी नौकरियों में भागीदारी कम है, उनकी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संविधान में ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1953 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित करके उन्हें आरक्षण दे दिया गया। तभी संसद में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात भी उठी और 1953 को पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में हिंदुस्तान के पहले पिछड़े आयोग का गठन हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट जातिगत आधार पर न बना करके आर्थिक आधार पर रिपोर्ट बनाई कि भाई सबको, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते। उन्होंने देखा कि भाई आर्थिक तो कोई आधार हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि काका कालेलकर कमेटी को एक रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाए। उसके बाद 1977 में जब पहली बार सत्ता में परिवर्तन जनता पार्टी ने लाया, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि वे सत्ता में आते ही केलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, परंतु रिपोर्ट लागू नहीं की गई। 1 जनवरी 1979 को सरकार ने एक कमीशन का गठन किया। बिंदेश्वर प्रसाद मंडल को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। उसी समय चौधरी चरण सिंह ने मांग की कि गांव के जो अशिक्षित और पिछड़े वर्ग के किसान और मजदूर हैं, उनको भी नौकरियों में और शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ने 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 31 दिसंबर 1980 को। जब तक सत्ता में परिवर्तन हो चुका था, श्रीमती गांधी वापस सत्ता में आ चुकी थी। श्रीमती गांधी ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। श्रीमती गांधी के पश्चात श्री राजीव गांधी सत्ता में आए, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और 1989 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें जनता दल की सरकार आई और जनता दल के सांसदों ने जो चुन के आए थे, उन्होंने ताऊ देवीलाल जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्ताव पारित किया और ताऊ देवीलाल जी कम सत्यता का और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। उन्होंने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने अपना समर्थन दे दिया, खुद उप प्रधानमंत्री बने और सत्ता आगे चली। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में बीपी सिंह जी के और देवीलाल जी के एक मतभेद हुए और श्री वीपी सिंह ने अपनी सरकार को बचाने के लिए 10 साल से अलमारी में बंद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को निकालकर 13 अगस्त 1990 को उसे देश भर में लागू कर दिया। देश भर में इस पर बहुत भारी विवाद हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए, पूरे देश के छात्र सड़कों पर आ गए। बहुत से छात्रों ने इसके विरोध में आत्मदाह भी किया। 1990 के इस आरक्षण आंदोलन में 198 लोगों की जान गई थी। तभी इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में केस किया। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर स्टे लगा दिया। 3 साल तक इस पर केस चला और 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई, उसके अनुसार आरक्षण की नीति की हर 10 साल में समीक्षा करनी होगी। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं जा सकती और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान रखा गया, जिसके अनुसार ओबीसी में जो लोग सालाना एक निर्धारित आय से अधिक कमाते हैं, वो ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। इन सब शर्तों के साथ मंडल कमीशन 1993 में देश भर में लागू हो गया। जाट जाति का नाम दोनों कमीशन की रिपोर्ट्स में था। मंडल कमीशन में जो जातियों की लिस्ट तैयार की गई, उसमें पंजाब और हरियाणा में उनका नाम था। लेकिन पंजाब और हरियाणा में आश्चर्य की बात यह है कि जिसने ये लिस्ट तैयार की, उसने जाटों के नाम के आगे चीलन और गुटका लिख दिया। अब आश्चर्य की बात यह है कि चीलन और गुटका तो जाटों में कोई गोत्र ही नहीं है। और देखिए, ना ही कोई ऐसा क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा में जाट जहां गुटका और चीलन रहते हों या पाए जाते हों। परिणाम इसका यह हुआ कि पंजाब और हरियाणा में जाटों का दोनों कमीशन की रिपोर्ट्स में नाम होते हुए भी इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे ही गुजरात के जाट को भी आरक्षण के लिए रिकमेंड किया गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ मुस्लिम जाट को आरक्षण दिया गया और हिंदू जाट को छोड़ दिया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, जाट भी अन्य खेतीहर जातियों की तरह, जैसे अहीर है, गुर्जर है, सैनी है और कुर्मी है, उनकी तरह खेतीहर हैं, शैक्षिक और सामाजिक आधार पर देहात में पिछड़े हुए हैं। लेकिन जाट अपने आप को पिछड़ा कहलाने में अच्छा नहीं समझते हैं। वो अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है।
ये लेके उन्होंने बात लिखी हुई है। और ये बात सच्ची है कि उस टाइम जाटों ने कभी ध्यान नहीं दिया और वो समझे कि हम पिछड़े हो गए तो हमारा सोशल स्टेटस नीचे हो जाएगा। ये गलती हुई। देखिए, ऐसा नहीं है। तत्कालीन सांसद चंदन सिंह ने जाटों को मंडल कमीशन के सामने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जाट जाति ने इतनी बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेशन नहीं की जितनी कि अन्य जातियों ने मंडल कमीशन के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन की। जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, हरियाणा में चौधरी हुक्म सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे गुरनाम सिंह कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1991 में गुरनाम सिंह की रिपोर्ट थी, उसमें सर्वे किया डिटेल में हरियाणा का। उस सर्वे में सोशल के 30 पॉइंट, एजुकेशनल उसके 20 पॉइंट, इकोनॉमिक 10 पॉइंट, 60 पॉइंट। 60 पॉइंट में से जिसके ज्यादा नंबर वो उतना ही बैकवर्ड। तो अहीरों के 31 थे, गुजरों के 42 नंबर थे 60 में से, जाटों के 36 थे, सैनियों के 33 थे। 10 कौम को आरक्षण दे दिया गया। पर सारे देश में मंडल कमीशन पर स्टे था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी, जिससे ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। 1991 में हरियाणा में फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। चौधरी भजनलाल उसके मुख्यमंत्री बने। लगभग उसी समय नारनौंद के एक एमएलए थे श्री आर.के. गौतम, जो करनाल ब्राह्मण सभा के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि जाटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ने स्टेटमेंट दे दी कि गुरनाम सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको हम जो है लागू नहीं करेंगे और उसे विड्रॉ समझा जाए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि जब सरकार ही इसे लागू नहीं करना चाहती तो हमें निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद भजनलाल सरकार ने हरियाणा में एक रामजीलाल कमीशन का गठन किया टू चेक whether Jats and other castes actually need reservation or not। उस कमीशन की जो पहली इंटरिम रिपोर्ट आई, इंटरिम रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो है जाटों को आरक्षण से निकालने का रिकमेंडेशन किया। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में ये अप्रूव किया कि हरियाणा में 5 जातियों को आरक्षण दे दिया जाए, जिसमें अहीर, गुज्जर, सैनी, लोध और लोधा। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि हरियाणा के क्षेत्र में लोध लोधा पाए नहीं जाते हैं। परिणाम स्वरूप भजनलाल सरकार ने 5 जातियों के लिए आरक्षण लागू किया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय इस जाट समाज के साथ हुआ है कि नोटिफिकेशन होने के बाद कैंसिल कर दिया गया, वहां पर नाम होने के बाद उसका लाभ नहीं मिला और मंडल कमीशन में हमको समकक्ष माना गया बाकी जातियों को। हमारे आंकड़े बोलते हैं कि हम शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, लेकिन वहां पर भी इस जाति को उसमें शामिल नहीं किया गया। धीरे धीरे जाट समुदाय की समझ में भी आने लगा कि उनके उत्थान के लिए आरक्षण कितना जरूरी है। जब उन्होंने देखा कि उनके समकक्ष जातियों के बच्चे कॉलेज एडमिशन से लेकर नौकरियों तक हर जगह आरक्षण का फायदा उठाकर कैसे तरक्की कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि 27 अक्टूबर 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण दे दिया। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। जब उन्होंने देखा कि उनके राज्य के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिल गया है, तो उन्होंने भी अपने राज्य के जाटों को राज्य में आरक्षण दे दिया। पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर इलाके के जाटों को छोड़ दिया। उसके बाद 10 मार्च 2000 में उत्तर प्रदेश में वहां के जाटों को आरक्षण की सूची में शामिल कर लिया गया। दिल्ली में इन्हें 31 मई 2000 में आरक्षण मिल गया। 6 नवंबर 2000 में बिहार में, 24 जनवरी 2002 में मध्य प्रदेश में, 16 नवंबर 2002 में हिमाचल प्रदेश के जाटों को भी राज्य में आरक्षण मिल गया। पर हरियाणा, जहां जाटों की आबादी सबसे अधिक है, वो अब भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट का नहीं है। मंडल कमीशन जब से लागू हुआ है, मंडल कमीशन में आरक्षण प्राप्त हुआ अहीर है, यादव है, उसको जब आरक्षण प्राप्त हुआ तो अहीर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और इधर आपका आसाम से लेकर के वेस्ट मुंबई तक, जहां पर भी यादव रहता है या अहीर रहता है, उसको आरक्षण प्राप्त है। उसको स्टेट में भी प्राप्त है, सेंटर में भी प्राप्त है। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है हमारे साथ में कि हमको उत्तर प्रदेश में जैसे स्टेट में आरक्षण प्राप्त है 2000 से, लेकिन सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश का जाट लड़ रहा है। उसके अलावा राजस्थान में आप देखिए कितना बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ में। हमको सेंटर के लेवल पर
आरक्षण प्राप्त है, लेकिन वहां पर हमारे भरतपुर और धौलपुर 2 जिले छोड़ दिए गए। वो 2 जिले इसलिए छोड़ दिए गए कि वहां पर कहते हैं कि जी यहाँ पर तो रियासत थी जाटों की, यहाँ तो जाट शासक थे, जाट राजा थे। अगर हम राजा थे तो यादव तो कृष्ण जी के वंशज कहते हैं अपने आप को, वो तो भगवान के पुत्र हैं, तो वो तो बहुत ऊपर है, फिर उनको आरक्षण क्यों मिला हुआ है? हमारे बुजुर्गों में जो उस समय उन्होंने नहीं मांगा तो गलती किया। अभी महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन रही नहीं, खेती बाड़ी के अलावा और कुछ आता नहीं। ज्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं और गांव में शिक्षा भी उतनी अच्छी है नहीं। सबको मेरा तो यही कहना है कि अगर हम एक साथ हो जाएं तो फिर तो इलेक्शन मिले ही मिले। 8 फरवरी 2009 मेरठ में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई और मेरठ से जो हमने आवाज उठाई, पूरे भारत के जाट समाज को जिस स्टेट में आरक्षण प्राप्त नहीं है उसके लिए, और समान रूप से पूरे देश में हमारे तीनों धर्मों के जाटों को स्टेट में भी, सेंटर में हमें आरक्षण मिले। हमने लड़ाई इसलिए की। फिर हम सब लोगों से हर स्टेट में जहां पर भी समाज में, चाहे जाट सभा है, चाहे कोई किसान यूनियन है, चाहे और जाट समाज का कोई संगठन है या कोई मंच है, सारे संगठनों से मुलाकात की। सरकार को 5 बजे तक का टाइम देते हैं। 5 बजे तक अगर सरकार की तरफ से कोई अगुवाई नहीं होती है तो उसके बाद में हम शांतिपूर्वक ढंग से 10 जनपद की तरफ मार्च करेंगे और 10 जनपद में जाकर के बयान आएंगे। आंसू गैस चलने के बाद, रबर की गोलियां चलने के बाद वो हमारी बात सुनने आए रात के 9 बजे, और अगले दिन मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स हुई। समाज कल्याण मंत्रालय में हमारी बातचीत हुई, हमको आश्वासन दिया गया, फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 29 अगस्त को हमने यात्रा शुरू की थी। देश में 62 जगह रास्ते रोके और 13 सितंबर को उसकी समाप्ति थी कॉमनवेल्थ गेम से पहले। उसमें एक जगह एक पुलिस अफसर ने गोली चला दी तो जिसके हमारा एक भाई शहीद हो गया। उस घटना के बाद जाट समाज में उत्तेजना हुई कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन 6 साल से करते आ रहे और गोलियां हम पे चलती आ रही। वो इस बात को ध्यान में रखे, हमारे पास ना हथियार है, ना गोली है, ना बारूद है। हम सिर्फ अपने इस कौम की भलाई के लिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये हुआ कि जो डेलीगेशन हमारा सोनिया जी के यहाँ गया था, उन्होंने कहा कि शनिवार तक समय बताएंगे कि किस दिन वार्ता होगी। हम लोग ने उनकी बात मान ली। अक्टूबर 2010 में उन्होंने फिर नहीं सुनी। तब हमने कहा अब हम इस आंदोलन को एग्रेसिव रूप में चलाएंगे, हम रोडों पे जाएंगे। हमने 5 मार्च से कापुरपुर अमरोहा से आंदोलन शुरू किया, 2 रेलवे ट्रैक को रोक के, और 4 दिन के अंदर अंदर 15 रेलवे ट्रैक राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के हमारे अंडर में थे। 23 दिन आंदोलन चला, कोई जला नहीं, कोई आग नहीं, कुछ नहीं। जब सरकार को लखनऊ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये ट्रैक खाली कराओ, तब सरकार ने हमसे हेलीकॉप्टर भेज के बात करी। 2006 से 2013 तक की लंबी लड़ाई, सैकड़ों सभाओं और आंदोलनों के बाद 22 मार्च 2010 में उत्तराखंड के जाटों को राज्य में आरक्षण मिल गया। 24 जनवरी 2013 में श्री भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने आखिरकार हरियाणा के जाटों को अपने राज्य में आरक्षण दे दिया। उसके 9 महीने बाद 4 मार्च 2014 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में भी आरक्षण दे दिया, जिसको तुरंत ही कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, ये कहकर कि द गवर्नमेंट हैज नो मटेरियल। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से साफ मना कर दिया। जाट जाति के लोग बहुत ही खुश थे। इसमें हमें ये चेंज मिला कि जब हम अपने वर्ग में आ गए, जिन लोगों के साथ हम हजारों साल से रहते आए, तो हमारे बच्चों की बहुत सौ की नौकरियां लगी, बहुत सौ के बैंकों में सिलेक्शन हुए, बहुत से के सब इंस्पेक्टर्स और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुए, और कुछ जैसे IAS में हमारे बच्चे अच्छी मात्रा में उन्होंने क्वालिफाई किया, जो OBC के तहत जो आते ही नहीं थे। तो ये ऐसी तमाम चीजें हुई कि जिससे लोगों को लगा कि भाई रिजर्वेशन का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण रद्द कर दिया है। ये जो चुनौती दी गई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो केंद्र सरकार के 4 मार्च 2014 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिस नोटिफिकेशन के तहत जाटों को OBC कैटेगरी में शामिल किया गया था। चुनाव के कुछ दिन पहले ये फैसला लिया गया था
इस याचिका पर काफी समय तक सुनवाई हुई और आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब ये तय किया है कि जो नोटिफिकेशन था केंद्र सरकार का 4 मार्च 2014 का, वो बिल्कुल गलत था और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में, किसी भी पॉलिसी में या इस तरह के जहां भी आरक्षण मिलना चाहिए था जाटों को, वो अब नहीं मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के तहत। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन 17 मार्च को आरक्षण हटा लिया गया, तो मैं विक्टिम बना हूँ और मेरे जैसे बहुत भाई ऐसे विक्टिम बने। मेरा IBPS क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ था। मैंने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में सिलेक्शन पाया था। इवन डॉक्यूमेंटेशन तक पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। मेरा सिलेक्शन IBPS क्लर्क में PNB में हुआ था। मेरा सिलेक्शन PNB क्लर्क में हुआ था। इवन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी साइन हो गए थे, सारा एग्रीमेंट हो गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाड़ के मेरे हाथ में दिए गए। मेरा सिलेक्शन कैनरा बैंक में हुआ था। मेरा सिलेक्शन CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर हुआ था। तो मैं मेरिट में हूँ और जो बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे मार्क्स उनसे ज्यादा हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कारण मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ और अपनी जॉब के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन PNB बैंक में IBPS क्लर्क के थ्रू हुआ था। मेरा SBI बैंक क्लर्क में हुआ था। मुझे 11 मई को निकाल दिया गया ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। मेरा इलाहाबाद बैंक में एज ए क्लर्क सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन PNB क्लर्क में हुआ था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था PNB बैंक से हुआ था। मेरा सिलेक्शन CISF SI में हुआ था। मेरा CISF ASI में सिलेक्शन हुआ था। मुझे बैंक OBC कोटे से मिला था और वो रिजर्वेशन समाप्त होने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। रिजर्वेशन मिलने में हमारी तो कोई गलती नहीं थी। ये रिजर्वेशन दिया तो गवर्नमेंट ने था, हमने कोई अनलॉफुल चीज नहीं करी। OBC कोटे के अंदर तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लोज है कि इट हैज अ क्रीमी लेयर, कि एक सर्टेन सेक्शन से सर्टेन अमाउंट से ऊपर कमाने वाले लोगों को ये नहीं मिलता। तो इट ऑल्सो प्रूव्स कि हम बहुत ही ज्यादा क्रीमी लेयर है, बहुत ज्यादा अमीर खानदानों में से नहीं है। हमारी कैपेसिटी तो देखे, हमारी क्षमता तो देखे कि हमने क्या क्या किया है। रिटन टेस्ट भी क्लियर किया है, इंटरव्यू भी क्लियर किया है, मेरिट में है। OBC वाली जो मेरिट है उससे काफी ऊपर, जनरल वाली मेरिट से काफी ऊपर है। OBC तो बहुत दूर है। हरियाणा OBC में सेकंड टॉपर हूँ मैं, क्लरिकल में फर्स्ट टॉपर ये है। मैंने ऑल हरियाणा OBC में टॉप किया है। 200 मार्क्स में से मेरे 173 मार्क्स आए हैं। जो मेरे मार्क्स है मेरे जनरल कट ऑफ से भी ऊपर है। जनरल कट ऑफ से 68%, मेरे बनते हैं 81%। हमें OBC में शामिल किया गया और 1 साल बाद हटा दिया गया। ये 1 साल का प्रोसेस है। अब मान लीजिए ये 1 साल की जगह 50 साल होता, मैं सिलेक्शन होता, मैं जॉब करता, मैं सैलरी लेता, मैं 30 साल बाद रिटायर हो जाता, तो उसके बाद अगर ये कोटा कैंसिल कर देते तो इसका ये मतलब थोड़ी था कि मुझे अपने घर से बुला लेती, आओ भी आपको गलत दिया गया कोटा, आप पहले तो अपनी सैलरी जमा कीजिए सारी और आपने जो बेनिफिट दिया आपको जमा। ऐसे कभी होता है सर कोर्ट में? तो ये ओपनली क्या है सर, हैरासमेंट हो रही है हमारी। इसी महीने 12 तारीख को एक डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को थोड़ा सा वापस लेते हुए उस रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज में थोड़ी सी ढील देते हुए जो बच्चे 17 मार्च से पहले ज्वाइन कर गए थे उनके लिए थोड़ी सी सांत्वना दिखाते हुए उन्हें वापस ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो वो स्पेशल अधिकार सिर्फ 40 लोगों के लिए क्यों? वो 4,000 40,000 लोगों के लिए क्यों नहीं, जो अलग अलग संस्थाओं में ज्वाइनिंग लेने के बावजूद, अपनी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी करने के बावजूद ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पहली जॉब से रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी बचती है और उसमें फॉर्मेलिटीज में उनको रिजाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो उनका क्या मिस्टेक थी? सुप्रीम कोर्ट कहता है ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के आधार पर हम उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। क्या हमारा ह्यूमैनिटी ग्राउंड नहीं है? मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से यही पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा ह्यूमैनिटी ग्राउंड नहीं है? सुरेश ने जब पूछा कि उसके मानवीय अधिकारों का क्या, तो मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। मुझे भी नहीं पता था कि आरक्षण रद्द क्यों हुआ। 64 पेज का जजमेंट है, 17-18 पॉइंट दिए इसमें। एक बताऊं जैसे बोला ये जो है डाटा पुराने हैं 1931 से सेंसस हुआ अंग्रेजों ने किया, वो डाटा आज तक हमारे चलते। मंडल कमीशन का कब देखो रिपोर्ट दी 10 साल पड़े रहा, वो उसी डाटे पर दिया था। हमारे वाले ये डाटे पुराने बता दिए। वहां ओरिजिन बताया कि जाट तो पॉलिटिकली बड़े साउंड है। आधे देश में यादव सीएमओ का शासन था और आज भी है और उनको आरक्षण लागू है, तो जाट को देने में क्या दिक्कत हो? 4 मार्च 2014 को चुनाव से एक दिन पहले सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन किया उसमें भी ये चालाकी की। जो हियरिंग हो रही थी वो मंत्रालय शैलजा जी के अंडर में था। वो हरियाणा की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। हुड्डा जी और शैलजा जी की पॉलिटिकल एनिमिटी थी। वहाँ वो सत्ता बदलना चाहते थे नॉन जाट चीफ मिनिस्टर की। सामाजिक न्याय मंत्रालय शैलजा जी जिसकी मिनिस्टर थी, आयोग उसी के अंडर में आता है, उसके मेंबर वही डिप्यूट करते हैं। उन्होंने 2013 में ऐसे मेंबर चुने और उनसे रिपोर्ट मैनेज करवाई। जो एनसीबीसी कमीशन ने रिपोर्ट एक्सपर्ट से ली वो हमारे फेवर में थी और एनसीबीसी एक्ट में लिखा हुआ कि कोई भी रिपोर्ट अगर वो उनकी ऑर्डिनरी बाउंडिंग होगी
और उसी बेस पे हमारा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल होगा। ऑर्डिनरी बाउंडिंग होगी, मतलब वो जो रिपोर्ट भेजेंगे वो सरकार को माननी चाहिए, बाध्य नहीं है, लेकिन वो माननी चाहिए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानी क्यों नहीं। और जो कैबिनेट को ना मानने के नोट देने थे कि भाई किस वजह से नहीं मानी, वो कैबिनेट नोट में नहीं लिखा गया रिजर्वेशन नोट देते टाइम। कि अगर कैबिनेट ये लिख देती कि इन कारणों से हम लोगों ने ये रिजर्वेशन दिया, इसकी रिपोर्ट नहीं मानी, ये रिपोर्ट बायस थी, तो फिर नहीं ये कैंसिल होना था। हमारी टीम ने हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिखाने की सहमति वापस ले ली। बीजेपी सरकार ने 17 मार्च को कैंसिल होते ही हमको 22 मार्च को हमसे मेरठ में मुलाकात की, उन्होंने 23 मार्च को हमसे गुड़गांव में मुलाकात की, फिर 24 मार्च को फिर दिल्ली में मुलाकात की। और उनके जो मंत्री और सांसद थे सबने हमको समझाया साहब हम बहुत पॉजिटिव हैं, बीजेपी सरकार आपको आरक्षण देगी। और तुरंत 26 मार्च को हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलाया गया और उसी दिन 26 मार्च को ही हमको भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, हमको उससे मिलाया गया। जब उन दोनों से हम मिले तो उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव आश्वासन दिया। 26 मार्च से सरकार की तरफ से जाट समाज को आरक्षण देने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया गया, तो जाट समाज ने अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस किया। और जब ठगा सा महसूस कर रहा था, उसी बीच में उनका एक सांसद राजकुमार सनी नाम से इस हरियाणा प्रदेश में समाज के अंदर एक विद्वेष, एक जहर घोलने का काम किया। उन्होंने सारे हरियाणा में दौरा शुरू किया, अलग अलग जगह जा करके बोलता है आरक्षण नहीं लेने देंगे। जहां भी जाते जाट समुदाय को वो टारगेट करते, उनके बारे में अनर्गल बोलते। आपका पक्ष लिया भीमराव अम्बेडकर ने, पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया सूर के बच्चों ने, जो कि सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से न तो सहन करने लायक है और न ही हम जो है उनको रिपीट कर सकते हैं। राजकुमार सैनी जी ने कथित ओबीसी ब्रिगेड बनाई। वो कहते हैं कि ये कथित ओबीसी ब्रिगेड समूचा जो ओबीसी समाज है उसको रिप्रेजेंट करती है। ये इनके मेंबर भी ओबीसी ब्रिगेड का मतलब ये मानिए कि 10-12 ये लोग हैं बस। कहते हैं कि हम जो है हित की रक्षा करेंगे, हरियाणा की हितों की, या फिर कथित 35 बिरादरी के हित की रक्षा करेंगे। ओबीसी ब्रिगेड के कई ऑपरेटिव्स हैं। मुख्य बड़े बड़े लोगों का मैं आपको नाम बताऊंगा। रोशनलाल आर्य, जहां रोशनलाल आर्य जो है जहर फैलाने वाले वीडियोस उनके चुनाव आगे पंचायतों के, इनका कहीं मेंबर पंचायत भी न बनने देना, इनका कोई सरपंच न बनने देना, इनको ठिकाना जोड़ो। शपथ जहर फैलाने वाली। जल देवता को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे सिर में प्राण रहेंगे मैं स्वयं तथा मेरा परिवार जाट जाति के विधायक को प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा। हमारी टीम ने इन लोगों का दृष्टिकोण जानने का काफी प्रयास किया, पर हमें इंटरव्यू के लिए कई बार वक्त देने के बावजूद ये लोग नहीं आए। या जाट समाज के बायकाट की हर जगह पे अपील करते घूम रहे। जाट समाज के लोगों के साथ राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। मैं प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालूंगा, एक रोटी कौवे को डालूंगा, ताकि छत पर और गली में भी जाटों की नाश की कामना की जा सके। निरंतर हमारी कौम को टारगेट करके गंदी गालियां देना, हमारे पूर्वजों को गालियां देना, वो निरंतर जारी रहा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री से मिले, कोर्ट में हमने याचिका डाली, संबंधित अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी प्रकार की न्याय नहीं मिला हमारे को, जिसकी वजह से समाज में आक्रोश हुआ। जगह जगह पे मीटिंगें हुई कि ये गलत कार्य हो रहा है। हमने निर्णय लिया 14 फरवरी को हम सापला में सर छोटूराम जो हमारे भगवान हैं, उनकी सरजमी पे हम एक जाट स्वाभिमान रैली करेंगे। 14 तारीख को हमारी प्रधानगी में पंचायत ने फैसला लिया था कि भाई 30 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारे नौजवान बच्चों में आक्रोश था। आक्रोश होने का कारण था कि जातिवाद का जहर जो है ज्यादा घोला जा रहा था, इससे जवान बच्चों में आक्रोश था, जिसका हमारे बुजुर्गों ने, खास पंचायतियों ने समझाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन जो आक्रोशित युवा था वो आकर के नेशनल हाईवे नंबर 10 पे बैठ गया और उन्होंने डिमांड की कोई भी सरकार का मंत्री आए और वो हमारी 2 मांगे हैं। एक तो श्रीमान राजकुमार सैनी सांसद महोदय, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरी हमारी ये आरक्षण की मांग है। 16 तारीख को शाम को हमारे को सरकार का न्योता मिला। 17 तारीख को हम बातचीत के लिए मुख्यमंत्री निवास स्थान चंडीगढ़ पहुंचे और वो 17 तारीख को जो बैठक हुई वो सारा कुछ तय हो गया
कि किस प्रकार से इसको आगे क्रियान्वित करना है। हमने एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। हमने कहा कि 31 मार्च तक वो रिपोर्ट अपनी दे देगी। जैसी ही रिपोर्ट आएगी उसको विधानसभा सत्र में ला करके उसके ऊपर कानून बना देंगे और सब लोग सहमत हो गए, सहमत होकर के चले गए। 17 तारीख को इधर चंडीगढ़ की मीटिंग में जाटों और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बीच में समझौता हो गया, पर उधर रोहतक की सैनिक धर्मशाला में एक और मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में उपस्थित वाल्मीकि कॉलोनी रोहतक के निवासी सत्यवीर बामणिया से हमने बात की। 17 फरवरी की शाम को 6:30 बजे मेरे करीबी का फोन आया था और उस फोन के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि सैनिक धर्मशाला झज्जर रोड के ऊपर बैकवर्ड क्लास की इमरजेंसी मीटिंग है। तो वहां जाकर के देखा कि वहां टोटली एक तरह से नॉन बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग सैनिक धर्मशाला के अंदर इकट्ठा हो रहे थे और वहाँ सामने एक बैनर लगा हुआ था 35 बरादरी एकता अभियान। तो जैसे ही उनकी चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट को छोड़ करके दूसरी जातियों को इकट्ठा करने की बात कही। हम तो यही कहना चाहेंगे, एक बहुत बढ़िया मौका है, अपने आप को संगठित करो, राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर 35 बरादरियों को एक करो। ऐसा अवसर दोबारा आपको शायद कभी भविष्य में प्राप्त ना हो। आग से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो औकात में रहे। और मैं कहना चाहता हूं इन जाटों से कि वो औकात में रहे। ये सैनी धर्मशाला का प्रांगण छोड़ के जब यहां से निकले तो मन में ये विश्वास और ये भरोसा और ये ठान के जाना है कि हम आज की इस मीटिंग का, आज की इस पूरे सभा का जो निष्कर्ष निकलेगा उसको आगे निकलकर कुछ अमल भी करेंगे। मैं उस मीटिंग को बीच में छोड़ करके आ गया। तो हम जैसे 17 तारीख को रात को 2-2:30 बजे के करीब सापला और रोहतक में पहुंचे हैं और हमने सबको SMS करना शुरू कर दिया कि 18 तारीख को हमने धरना उठाना है। तो सुबह 10 बजे तक हमने सबको मैसेज कर दिए। जैसे इस्माइला का रेलवे स्टेशन था वहां से धरना उठा दिया गया। जब हम सापला का धरना उठाने के लिए चले, उस OBC ब्रिगेड ने रोहतक कोर्ट में हमारे वकील साथियों पे, हमारे जाट कौम के वकील साथियों पे हमला कर दिया। एटीन्थ को यहाँ हमारे कुछ लड़के JNU मामले में एजिटेटेड थे और कुछ जाट आरक्षण के लिए, तो उन्होंने यहीं पे सामने चेयर्स डाल दी और यहाँ पे उसके समर्थन में DC को एक ज्ञापन दिया। 3 बजे के करीब यहाँ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए थे, 144 इम्पोज हुई थी। लगभग सभी वकील जा चुके, कुछ अंदर थे इसमें और बाकी 8-10 लड़के वो यहाँ बैठे हुए। सडनली वहाँ से ये भिवानी स्टैंड पे इकट्ठा होते हैं। साथियों, आज हम किस लिए इकट्ठे हुए? आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद एक ही है कि एक बरादरी ये जाति के हमारे को सारा हक मिले। भाइयों, हम ये चीज सहन नहीं करेंगे। सब 35 बरादरी को बराबर का हक है और हक मिलना चाहिए। ये वही लोग हैं जो भिवानी स्टैंड से मार्च करते हुए कोर्ट तक पहुंचे। उन लोगों को DC को ज्ञापन देना था कि ये जो जाट बैठे हैं, रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से असुविधा हो रही है उन लोगों को, तो वो उसके अगेंस्ट ज्ञापन देने आए थे, DC साहब को मेमोरेंडम देने आए थे। ये यहाँ सामने कैनाल रेस्ट हाउस की क्रॉसिंग, वहाँ आके SHO सिविल लाइन पुलिस स्टेशन जो है वो उनको रोकते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपने ज्ञापन देना है तो ये कैंप ऑफिस में है, DC साहब वहाँ आए। वो नहीं जी, हम तो ऑफिस में ही थे। They come to this gate, ये एंट्री गेट है। वहाँ भी वो अंदर नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं हम तो आगे जाएंगे, चक्कर काट के फिर आएंगे। DC ऑफिस का रास्ता भी और DC रेजिडेंस का रास्ता भी, वो दोनों पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक आने का उनका कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ गाली गलौज शुरू की, तो हमने कहा कि आप लोग गाली मत दीजिए। उसके बाद पीछे से पथराव शुरू हो गया। तू बैठ, तू चला जल्दी। स्टार्ट कर लो, बताइए। पथराव शुरू होने के बाद हम लोग भागे हैं अपनी जान बचाते हुए। फिर वो हमारे सब पीछे पीछे यहाँ चैम्बर्स के अंदर भी आए हैं। चैम्बर्स के अंदर भी उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। बाद में जैसे एडवोकेट्स को पता लगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, एडवोकेट्स आए, कोई कोर्ट में था, कोई चैम्बर्स में थे, वो सब आए। फिर हमने उनका पीछा किया। पीछा करते हुए हम मिनी सेक्रेटरीट के उस गेट तक पहुंचे।
3 बंदे हमने पकड़े, डीएसपी को हैंड ओवर किए, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना उनका ये पता कि उनको अरेस्ट दिखाया है या नहीं दिखाया। इतनी देर में ये मैसेज जो यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वहाँ चला गया कि वकीलों के ऊपर अटैक। वो बच्चे वहाँ से इधर आ गए। यहाँ मैसेज मिला कि आगे चौधरी छोटू राम की स्टैचू है, उस पे चढ़े हुए हैं। तो यहाँ से हमारे वकील साथी और कुछ और भी बच्चे थे, वो गए प्रतिमा को बचाने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो। वहाँ पर फिर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, हमारी साइड किया, जिसके अंदर हमारे 3 निर्दोष वकील साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ये सारा घटनाक्रम होने के बाद यहाँ अशोका पे 4 बाइक जला दी गई। ये तो पंगे का रूप ही बदल लिया भाई साहब। मैं अपना ट्रीटमेंट करवा के जैसे ही बार में पहुंचा तो हमने बार रूम में बैठ के न्यूज देखी। न्यूज पे आया हुआ कि जाटों ने वो बाइक जला दी। सच ये था कि वो बाइक जो जली हैं वो जाटों की, ना कि किसी और जात। जो एक्स चेयरमैन थे राजेश जी बालोट से, एक तो उनके भतीजे की बाइक थी, बाकी जो तीनों हैं वो भी बालोट के ही थे। वो एक्चुअली इस साइड से जा रहे थे, उन्होंने उन्हें रोका, उनको मारा पीटा, उन्होंने अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वो वहां से निकले, बट उनकी बाइक वहीं रह गई। हमने उनके पास कॉल किया न्यूज चैनल वालों के पास कि आप जो न्यूज दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, बाइक जो जली है वो हम जाटों की जली है। तो उसके बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया। 1-1.5 घंटे के बाद हमने दोबारा कॉल की, तब जाके उन्होंने वो चीज बंद की। रात को इनकी स्ट्रेटेजी क्या हुई, ये एक डीएसपी है अमित भाटिया, वो साहब हॉस्टल्स के अंदर घुस गए अपनी फोर्स लेके। मैं और मेरे जो रूममेट्स हैं वो सब बाहर गए थे, दूध लेने के लिए गए थे। जैसे ही सर गेट क्रॉस किया, जो हॉस्टल का गेट था, तो सर भारी मात्रा में जो पुलिस के जो कर्मी थे वो आ रहे थे। तो सर हम डर गए। हम जैसे ही भागे तो पीछे से ऐसे मार रहे थे, वो दौड़े जा रहे थे। हमें ये भी ना पता था हम कहाँ भाग रहे हैं। जो हमारे हॉस्टल का जो पीछे वाला जो ग्राउंड है उसकी तरफ भागे, क्योंकि छत पे थे सर, वो तो पाइप थे, तो उस पे चढ़ रहे थे। जैसे ही सर चढ़े तो पैर में वो रोलिंग होती है लोहे की, वो पैर में चल गई, बहुत ज्यादा, इतना ब्लड निकल रहा था। भाई थे हमारे ही साथी थे हॉस्टलर्स थे, किसी ने जो है मेन गेट जो चेन गेट था वो बंद कर दिया, और दूसरे ने जो मेन एमसीबी है पूरे हॉस्टल की वो गिरा दी। उसके बाद अंधेरा हो गया, लेकिन हर किसी को पता चल गया कि भाई पुलिस आई है। हमें पता चल गया, जो इस हॉस्टल में तुम्हें पता चल गया, लेकिन जो साथ वाले हॉस्टल में थे, अरावली हॉस्टल में थे, लाइट ऑन थी, बच्चे पढ़ रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई नहा रहा था। ऐसे में जब एकदम से वो कम से कम 200 लोगों की जो भीड़ थी वो अंदर आई है, और उन्होंने लगातार बिना किसी से कुछ पूछे कौन क्या है क्या नहीं है, उन्होंने लगातार उनकी पिटाई शुरू कर दी। जो जहाँ मिला, खाना खाते हुए को पीटा, नहाते हुए को भी पीटा, दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर घुस के उनको पीटा। उसके बाद क्या हुआ, पीटने के बाद जब वहां से वापस आ रहे थे तो किसी लड़के ने सोचा भी वो गए, तो उसने जो है लाइट ऑन कर दी, एमसीबी उठा दी उसने। उससे क्या हुआ कि उन्हें लगा कि ओ ये बच गए हैं भैया, इनको भी लो। फिर वो वापस आए। वाकई हमारे दरवाजे की कुंडी को लात मारते हैं और कहते हैं कि खोलो खोलो, लेकिन हम इतने डर गए थे कि हमने वो नहीं खोली। उसके बाद उन्होंने लातों से उसको तोड़ा और हम रजाई के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे मारना शुरू कर दिया और मार मुड़ के फिर बाद में चले गए। उसके बाद भी 3-4 पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर मारना शुरू किया। हमारे पीछे वाले कमरे हैं, इनमें खोल के उन्होंने जो बच्चे पढ़ रहे थे उन पढ़ते हुए बच्चों पर भी लाठियों से वार किया है। और इसके बाद फिर वो यहाँ से राउंड लगाते हुए, मतलब जितने भी कमरों के गेट खुले थे, बंद थे, सभी के साथ मतलब खोल के किसी का गेट तोड़ के, कुंडी तोड़ के अंदर घुस के उसके मारे। फिर हम पीछे गार्डन है, हम 10-15 बच्चे वापस आके छुप गए और लगभग आधा घंटा तक वहीं पे छुपे रहे। कुछ एक बच्चे हमारे गार्डन की तरफ ऊपर से भी छलांग लगा दी, उनको चोट भी आई थी। ये मेरा रूममेट है निशान, जिसको बहुत ज्यादा चोट आई थी, सिर भी फोड़ दिया था उन लोगों ने। मैं उस टाइम खाना खा के मैस से बाहर आया था, पुलिस सामने थी, उन्होंने एकदम आए और घेर लिया। मैंने बोला मैं अंदर था, खाना खा रहा था, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। आप उन्होंने बोला कि तुम मैं आई था, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। जब वो चले गए हैं तो हम बच्चों को लेके गए हैं, पीजीआई लेके गए हैं, वो भी डरते हुए। उस दिन रोहतक में पुलिस ने सिर्फ एक नेकीराम हॉस्टल में घुसकर स्टूडेंट्स को नहीं मारा, बल्कि 2 और हॉस्टल्स में अंदर घुसकर स्टूडेंट्स की पिटाई की। ये हॉस्टल्स थे अरावली बॉयज हॉस्टल और जाट कॉलेज का बॉयज हॉस्टल। दिस थिंग ट्रेवल्ड टू ऑल दी प्लेसेस जहाँ पे ये एजुकेशनिस्ट बैठे हुए थे। They started moving towards us. उधर आईजी साहब ने क्या किया, सारी फोर्स अपने घर पे बुला ली, और वहाँ जब ये बच्चे उस तरफ जा रहे थे, उन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर। उस फायरिंग में 3 बच्चों की डेथ हुई, 11 इंजर्ड हुए। वो सिचुएशन वहाँ से वॉलेटाइल, उससे शुरू हुआ फिर आगे।
अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी, क्योंकि दैट वाज द नियरेस्ट प्लेस। मैं उस टाइम वहीं था, गेट के ऊपर ही था। एकदम इतनी पब्लिक आ गई कि वो आते ही गेट को फोड़ने तोड़ने लगी। फिर एक और पीछे से बहुत किलकी मारते आए, इनको मजा चखा दो, इनको ये कर दो, आरक्षण का इनको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। एक लड़का उतर के आया, आते ही उसने मेरे हाथों पर डंडे मारे। मैंने उनको ऐसे रोका, माना भाई तुम हाथों पर क्यों मारो हो। एक जना बोला रहे ऐसे नहीं मानेगा, इसको गोडे को ऊपर मार दबा के। मैं उसने मेरे गोडे के ऊपर सिरिया मारा। फिर मैं बोला अरे गोडे पर क्यों मार रहा है, मां सिर में मार, सिर में, ताकि मेरे को भी ये एहसास होगा कि हाँ भाई है, मैं मर्द हूँ, जाट हूँ, आओ सामने महा। फिर तो भाई साहब इतनी भीड़ हो गई कि ताकि मेरे होश बिल्कुल, मैं उसी टाइम गिर गया, मेरे चोट लगी जब, और फिर मेरे को मालूम नहीं कहाँ कौन, मेरे को तो फिर हॉस्पिटल में पता चला कि तू हॉस्पिटल में आ गया। भिवानी शहर के अंदर जितने भी जाटों की प्रॉपर्टी थी, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। जहां आगजनी होनी थी वो आगजनी की गई। हमारे पेट्रोल पंप जो जाटों के थे उनको आगे लगाई गई, और हमारे धर्मगुरुओं की मूर्तियां तोड़ी गई। बाकायदा ऑन द स्पॉट था जब पहली फायरिंग। नियम के मुताबिक पहले लोकल भाषा में वार्निंग दी जाती ताकि लोकल लोग समझ जाएं। उसके बाद गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी ने बगैर वार्निंग दिए फायरिंग की। उस फायरिंग में 4 आदमी मारे गए। एक की डेड बॉडी तो वो हॉस्पिटल चली गई थी और 3 यहाँ थी। इन 8 बजे के लगभग गया था धर्मशाला में। 3 डेड बॉडियां रखी थी जो कैजुअलिटी हुई थी फौज की गोली से। उनकी डेड बॉडी रखी थी तो मेरी जिम्मेवारी बनती थी प्रधान होने के नाते, भाई मैं वहाँ कुछ देखभाल कर सकूं। आध पौन घंटे के बाद हम अंदर बैठे थे, कोई 1000-1200 आदमी, कुछ धर्मशाला के अगले गेट से, कुछ पीछे से जो छोटी डोली है उससे धर्मशाला में घुस गए। मैंने 2-4 मिनट उनको रिक्वेस्ट भी करी, 2-4 मिनट। फिर एक ने गेट में के मेरे को नू मारी, एक लोहे की पाइप। इतना फिर अफरा तफरी सी मच गई अंदर। वहाँ 12-15 आदमी रह गए, किसी को भी नहीं छोड़ा। दे मट्टा मट, वो निकल गया, सो निकल गया। मैं चोट लगी थी, चोट से मैं परली तरफ डोली कूद गए और दुबक के बैठ गया। क्यों अगर चलेंगे तो जान से मारेंगे। बच्चों की बॉडी वे 2 बॉडी तो वहीं रही, एक बॉडी को वे उठा लेगी, जो पंडित जी की बॉडी। उन्हें तो बता दी भाई ये तो पंडित जी, उन्हें जाट बॉडी को पीटा था और उस पर बात किया है। देखो इस सबसे बड़ी जुल्म की बात तो ये। नसरी जात रे 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 तेरी समझ नहीं आ रही बात। नादानियों ने तेरी फूके हैं हालात रे रे मानसरी जा। माली तेरे बाग के कितने अभागे हैं, माली तेरे बाग के कितने अभागे हैं। गोले खुद आग के
फूलों पे दागे हैं, फसलें जलाई जो गाई अरमानों से, फसलें जलाई जो गाई अरमानों से, सपनों का तेरे उठे काला धुआं ही धुआं शमशानों से रे 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 मानसरी जान, तेरी समझ नहीं आ रही बात। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान मुरथल के पास नेशनल हाईवे 1 पर सोमवार की सुबह कुछ गाड़ियों को रोका गया था और उनमें सवार करीब 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिलाओं ने पास के सुखदेव ढाबे में जाकर अपनी जान बचाई थी। इतना ही नहीं, एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया है कि उसके सामने मुरथल में महिलाओं के साथ हैवानियत हुई है। हमने अपनी आंखों से देखा है, कपड़े फाड़ दिए हैं और जो हमारे बहन है जहाँ लड़कियां हमारे उनकी जहाँ से अंगियां संगियां सब उतार दी हैं। आपको बता दें कि एक 3 सदस्यों की महिला आईजी लेवल सदस्यों की एक टीम बाकायदा हरियाणा सरकार ने बनाई है। राशि सिंह जांच टीम की प्रमुख भी हैं। राशि सिंह ने मौके के ऊपर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद कपड़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रात का माहौल तो ऐसा था, सब एक दूसरे के साथ बैठे थे और डर इतना भारी था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर माहौल ऐसा दर्दनाक था, नरसंहार हो रहा था, चारों तरफ आकार थी, गोलियों की आवाजें यहाँ पर जबरदस्त आ रही थी। लोगों को ये महसूस हुआ भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी और बच्चे जो हैं ये भी सेफ नहीं हैं। तो हम इन सड़कों के सभी कॉर्नर्स पे जाके 15-20 की तादाद में खड़े हुए, पूरी रात जो है ना वो देते रहे। अचानक शोर मचता था कि भाई वहां पे सैनी आगे मारने के लिए। सैनियों के मोहल्ले में पता किया, इधर बोले जाट मारने के लिए आगे। वहां पे पता किया तो दोनों तरफ से कोई नहीं आ रहा था। अफवाहें ऐसी थी कि सब औरतें अपने घर के बाहर बैठी थी और बेटा बड़ा डरावना दृश्य था। तो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे ही एक भीड़ काफी बड़ी मात्रा में उधर आई, आमने सामने गोलियां चली, फायरिंग दोनों तरफ से ही थी। घर से ले गए लोग निकले, वो जाट थे, पंजाबी थे, उनकी शकल नहीं थी और वो किसी को भी मार सकते, मैंने खुद देखा। 20 फरवरी 3 बजे के आसपास मैं अपने ऑफिस में चेयर पे मैं बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भयंकर आवाजें आ गई हैं रोड के ऊपर। वो अंदर से मैंने खोल के यहीं से देखा मैंने कि बाहर बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। मैंने ये भी दरवाजा बंद करा, वो भी दरवाजा बंद करा मैंने। फिर यहाँ से निकला, ये भी दरवाजा था यहाँ पे, ये भी दरवाजा लॉक करते हुए मैं यहाँ आ गया और यहाँ से फिर मैं पीछे खेत की तरफ चला गया जी। पीछे वो सारे दरवाजे तोड़ते जलाते हुए चले गए जी। जो था उसमें पेट्रोल डाला उन्होंने, आग लगा दी। यहाँ तक आग भड़की हुई थी, बहुत बुरी तरह भयंकर आग लगी हुई थी। उस दिन का जो नजारा जो हमने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो मन पे जो गहरा वेदना हुई ना जी, वो सब भगवान किसी के साथ ना करे जी। मेरी 85 ईयर ओल्ड माई ग्रैंड मदर, वो एक कोने में ऐसे दुबक के बैठी हुई थी जी, एक कोने में बाथरूम के लिए उठ नहीं पा रही थी। उसका 300 BP था। मैं हॉस्पिटल लेके गया, उसको जलता हुआ छोड़ गया यहाँ पे। हमारे को ये 1% भी नहीं था कि हम बच जाएंगे। फोन मिल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, फोन मिला ही नहीं।
कुदरती छोटे भाई का फोन आ गया मेरे पास, कुछ कुदरत की मेहरबानी होगी। वो बोला भाई ऐसे कर झज्जर में झगड़ा हो गया, बताऊं तू बच्चा लेके घर आ जा। मैं बोला भाई झगड़ा को ना, मेरा तो पाँव काट दिया, मैं तो धर्मशाला से अपोजिट में पड़ा हूँ। बोले फिर मामा माँ भाई तुमने पीछे का आना पड़ेगा, आगे के तो वे हैं। तो जी वे फिर पीछे का आए हैं, सीढ़ी लगा के एंट्री करनी हूँ, वाटिका मामा पड़ा हुआ था। और फिर मैं जी सीधा पीजीआई पहुंचा। मेरे को ये यहाँ लग रही है जी इतनी कट रहा पैर। मैं चंडीगढ़ में था, अपने सामान्य सरकारी काम में व्यस्त था। मेरे एक परिवार के 10 सदस्य यहाँ पर थे। यहाँ जब आग लगती गई थी तो ये लोग पीछे एक गैलरी में इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की। चारों तरफ लोग थे, अंदर लूटपाट कर रहे थे, आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और लगातार बाहर पड़ोसी भी मुझे फ़ोन कर रहे थे, पुलिस भिजवाइए, फायर ब्रिगेड भिजवाइए। और मैं प्रशासन से बातचीत कर रहा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद उस वक्त पहुंच नहीं रही थी और ईश्वर के अधीन सब कुछ रह गया था। जिस तरह से सामने आपने देखा होगा कि एक गेट है तो एक गेट दूसरी तरफ है, तो पड़ोसियों ने जब उस सामने का जो छोटा गेट उसको तोड़ दिया तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि इस रास्ते से निकल जाओ। और रास्ते में ह्यूमन वॉल बनाई जो अटैक कर रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए। और वीडियो फुटेजेस जो पड़ोसियों के यहाँ सीसीटीवी की फुटेजेस मिली हैं, वो जब परिवार बच के निकला है तो जो लोग ह्यूमन वॉल बनाए हुए थे उनके ऊपर भी लाठियां मारी हैं। पड़ोसियों ने बहुत संघर्ष किया, पड़ोसियों की बहुत कृपा रही कि उन्होंने आकर के मेरे परिवार को बचाया। और मैं पड़ोसियों का और परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। की नाइट में हमारा मेन गेट पे रिसेप्शन है, वो जलाया गया। पार्किंग में हमारी 4 शॉप्स थी, वो जलाई गई। 2 डायनासोर्स बने हुए थे गेट पे, उसमें से एक जलाया गया। वो फिर हमारा स्टाफ था, कुछ सिक्योरिटी थी, हमने सबने लग के उनको बाहर कर दिया। उसके बाद 21 की मॉर्निंग में तब एकदम से बहुत सारा मॉब एकदम से अंदर आ गया, गेट को क्रैश किया। वहाँ पे हमारा आगे रेस्टोरेंट था, उसमें उन्होंने आग लगाई पहले, उसके बाद तो वो अंदर तक घुसते चले गए। ये भी इस कॉर्नर में दीवार है हमारी, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी लगाई है। हमारा जो सामान था बड़ा, ये कॉटेजेस का सामान था, वो सब वहाँ से लेके निकले। प्रशासन से कुछ हो नहीं पाया और मोब इतना उनकी तरफ भागा, पथराव हुआ, वो चले गए। उसके बाद कोई प्रशासन नहीं। यहाँ कोई नेताजी या कोई एजिटेटर से उनको रोकने नहीं आया, समझाने नहीं आया। नो, एवरीथिंग वाज लेफ्ट फ्री। मैंने तो बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरा जो घर था वो शहर के बीच में था। किले रोड पे, मेन सिविल रोड पे ही लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लोगों ने दुकानें जलाई हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। मैंने देखा बस स्टैंड के ऊपर एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप को भी आग लगाने के लिए 2-4 आदमी अंदर घुसे। मैंने बार बार फोन किया, लेकिन न तो कोई पुलिस आई, न कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। एक दिन के लिए मैं कह सकता हूँ कि भी वहाँ की जो पुलिस जिस प्रकार की एक्टिव रहनी चाहिए थी वो उस दिन एक्टिव नहीं थी। और अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पहुंची नहीं थी, रास्ते बंद हो चुके थे। बाद में हमने उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ भेजा। और जो उस दिन के फेलों के जिम्मेवार लोग थे, कुछ पुलिस के अधिकारी थे, उनके ऊपर हमने एक्शन भी लिया। सरकार ने माना कई जगह प्रशासन विफल रहा, पर जब हम लोगों से मिले तो पता लगा कि बहुत सी जगह आम जनता ने प्रशासन के साथ मिलकर अपने शहरों में दंगों को और भड़कने से रोक दिया, जैसे भिवानी, महम, पानीपत, सोनीपत और जींद। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घटना एक चौधरी देवीलाल की एक मूर्ति है यहाँ पे, जो बड़ी फेमस है यहाँ पे। उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। सैनी धर्मशाला पे आग लगाने की कोशिश की थी। उसके अलावा फिर जाट धर्मशाला, उसको तोड़ने की लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया। हमने अपने नौजवान बच्चों जब उन्होंने दूसरी घटनाएं देखी टीवी पर या मोबाइल के या नेट के माध्यम से जो अफवाहें आई, उन बच्चों को समझाया, रोका। सफीदो गेट के ऊपर सारा शहर इकट्ठा हो गया और लोगों ने हर वर्ग के, हर समाज के आदमी ने वहां आकर के मतलब उन शरारती तत्वों को भगाया। और जो खाप पंचायती थी उनका बहुत बढ़िया रोल रहा है। किसी खाप ने किसी उकसावे की बात नहीं की। आज भाईचारा हमारे यहाँ उसी प्रकार से मेंटेन है। अगर लोगों को आप अपने साथ जोड़ कर रखते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों को ये एहसास होता है कि प्रशासन उनकी सुनवाई करेगा, तो प्रशासन को भी वो सुनते हैं। पानीपत से और इधर संजय हॉस्पिटल तक की चैन बहुत लंबी बनी हुई थी। उठाए आम साथ देंगे आपका पूरा।
बीच में हम थे। ये कह रहे थे भी अगर जेंट्स मिलेंगे तो आपस में कोई टकराव हो जाएगा, लेडीज आप आगे चलो, अगर आपके साथ ये थपाई करेंगे तो फिर हम साथ में हैं। लड़के हमारे, बूढ़े जवान सब साथी हमारे साथ रहे हैं। बाहर से आने वाले कई गांव के ऐसे आदमी थे जो हथियार लेके यहाँ आए थे। वो बोले हमारे मानस मार रखे, पुलिस ने देखेंगे जाकर, हमने जान नहीं दिए। माँ भाई जब थारे कांड उड़ा हो रहे हैं तो वहाँ करियो, देख यहाँ बदनामी करवाइयो हमारे शहर की। हमने कोई पंगा नहीं होने दिया। 2 रात 2 दिन तो यहाँ से कोई भी लेडीज सड़क से नहीं उठी थी। हमने सब ने इकट्ठे होकर, हमने कौम का नहीं सोचा, हमारे गांव ने सब ने मिलके शहर को बचाने की कोशिश करी। भिवानी में भी वहाँ के सभी समुदायों ने वहाँ की एसपी प्रतीक्षा गोदारा के साथ मिलकर दंगों को और भड़कने से पहले ही रोक दिया। महम में जब वहाँ की एसडीएम मीना हुडा को उनकी गाड़ी से नीचे उतारकर कुछ उपद्रवियों ने उस गाड़ी में आग लगा दी, तब वहाँ स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। पर मीना हुडा ने उसी वक्त सभी समुदायों से बात की और स्थिति को और भड़कने से पहले ही रोक दिया। रोहतक के बलियाना गांव में वहां फंसी एक पुलिस टीम को उसी गांव के जितेंद्र दांगी ने न सिर्फ अपने घर में पनाह दी, बल्कि रातों रात बंद के बीच गाड़ियों का इंतजाम करके उन्हें सुरक्षित झज्जर पुलिस लाइन तक छोड़कर भी आए। और इसी जितेंद्र दांगी ने बलियाना इंडस्ट्रियल एरिया में अपने साथियों की मदद से उन 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जिन्होंने एक दिन पहले हाईटेक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया था और उस दिन वो कई और फैक्ट्रियों को आग लगाने वाले थे। इन तीनों आदमियों ने पुलिस के सामने माना कि उनका जाट आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने पैसे लेकर फैक्ट्री में आग लगाई ताकि दंगे और भड़क सके। रोहतक के वीटा मिल्क प्लांट में काम करने वाले 2 इलेक्ट्रीशियंस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां लगी आग को अमोनिया गैस पाइप तक जाने से रोक दिया। उस वक्त वहां 6000 केजी अमोनिया गैस स्टोर थी। अगर वो आग वहां तक पहुंच जाती तो आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग मारे जाते। मूर्थल में जब आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी लूटपाट करने आए तो वहां बैठे जाट आंदोलनकारी उनके खिलाफ खड़े हो गए। IITM कॉलेज जला के जो लड़के थे, मैं बाहर ही खड़ा था, मोटरसाइकिल पे थे, तो उन्होंने ये कहा था चलो सुखदेव पे, यानी कि वो उसको जलाने के लिए चले थे। वहाँ से हसनपुर कुराड़ वालों ने उनको वापस धक्का दिया। जो सुखदेव का मालिक है उसका खुद ये कहना है अगर ये गाँव वाले नहीं होते तो मेरा ढाबा जला चुके होते। दिन में आए थे जलाने के लिए, लेकिन कुराड़ और हसनपुर की पब्लिक ने रोक लिया उनको रास्ते में और वहीं से वापस कर दिया। यहाँ 50-60 मतलब मोटरसाइकिल पर कारों में आए, खुली मतलब वे तलवारें चाकू, उन्होंने वहां जाकर माल लूटना शुरू कर दिया। आते समय हमने 3 बंदे यहाँ पे पकड़े थे। पुलिस के वाले सारा सामान जो लूटा था उन सामान भी और वो बंदे भी और रिपोर्ट भी दर्ज कराई। एक मेहंदीपुर का है, एक यूपी का है। उनमें आप देखिए किसी भी गांव में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। ये घटना एक बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक किसी के साइकिल के टायर की हवा भी नहीं निकाली गई। इधर हमारा गांव है, यहाँ पे 700-800 के करीब ट्रक खड़े हुए थे, दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। हर जगह जहाँ जहाँ रोड जाम थे पूरे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों ट्रकों की लाइनें लगी, सारे ट्रक माल असबाब से भरे हुए थे। फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये इतने लोग हैं, इनका खाने पीने की व्यवस्था, लोगों ने चंदा करके हर पॉइंट पर खाने पीने के लिए फ्री व्यवस्था। उनका सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम का खाना, उनका रहने का इंतजाम, उनका नहाने का इंतजाम गाँव वाले लोगों ने किया, चंदा इकट्ठा कर। और यहाँ कम से कम भी 100 ट्रक वाले थे। किसी के साथ कोई लूटपाट, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार, कुछ नहीं। और उसके बाद देखा कि इन ट्रकों में कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो हर जगह हर पंचायत ने, हर खाप ने फैसला किया कि हर जगह पर लड़कों की एक टीम तैयार की जाए जो उन खड़े हुए ट्रकों की रखवाली कर रही थी। जाट ज्यादा जहाँ पर गांव में रहते हैं 80% जाट के लोग, एक भी गैर जाट के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, किसी की दुकान नहीं लूटी गई। अगर जाटों ने लूटना होता उनको हट करते जहाँ वो ज्यादा रहते। ये शहर में क्यों हुआ? शहरों में जो इस किस्म के लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, पैसा देकर मर्डर करवा लो, पैसा देकर आग लगवा लो, पैसा देकर लूटपाट करवा लो, इस किस्म के लोगों का काम है ये। तो शरारती तत्वों ने शरारत की है, लेकिन एक जाति विशेष को, जाट को बदनाम करने के लिए मतलब ये ज्यादा कारगर किया है। जाटों के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल झूठे पकड़े जा रहे हैं। ऐसे बच्चे पकड़ लिए जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया। जो नए बच्चे हैं जो जेल में डाल दिए, वो बड़े खूंखार किस्म के लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो क्या सीख आएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए। लगभग
800 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार के सबूत है हमारे पास कि जिन्होंने गलत काम किया। पुलिस को निर्देश दे रखा कि जिसको पकड़ना उसका सबूत साथ रखें और गांव के लोगों को जो भी कमेटी उन्होंने बनाई हुई है उनको वो दिखाए। कथित मुरथल गैंगरेप की खबर सबसे पहले द ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट पोस्ट ने इस खबर की पुष्टि की। फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्टर तारिक अनवर ने लिखा कि वो एक पीड़िता से मिले थे जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके और उनकी बेटी के साथ मुरथल हाईवे पे सामूहिक बलात्कार किया गया। उस पीड़िता से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तारिक ने हाईकोर्ट में जमा की। फर्स्ट पोस्ट की इस खबर को हफिंगटन पोस्ट से लेकर दुनिया भर के न्यूज पोर्टल्स ने छापा और हरियाणा से लेकर विश्व भर में ये खबर हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन गई। 2 और लोगों ने इस खबर की पुष्टि की। निरंजन सिंह, एक ट्रक ड्राइवर जिसने न्यूज चैनल्स को बताया कि उसके सामने कुछ लड़के लड़कियों को उठाकर खेत में लेके गए, और बॉबी जोशी जिसने बयान दिया कि उसे एक हिमाचल प्रदेश का परिवार मिला था जिन्होंने उसे बताया कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ रेप हुआ है। कुछ ही दिनों बाद फेसबुक पे एक ऑस्ट्रेलियन NRI महिला का लेटर भी आया जिसमें लिखा था कि वो 22-23 की रात को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई थी और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर पंजाब के लिए निकली तो मुरथल में कुछ लोगों ने उनको, उनकी बेटी और ननद को टैक्सी से निकालकर खेतों में ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इन खबरों को गंभीरता से लेते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तत्कालीन जज स्वर्गीय जस्टिस सांगी ने इस पर स्वयं संज्ञान लिया था और हरियाणा सरकार ने तभी इसकी छानबीन करने के लिए DIG राजश्री की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 20 फरवरी से लेकर के और 26-27 फरवरी तक इंटरनल सिक्योरिटी सोनीपत जिला जहाँ पर मुरथल है वो आर्मी के पास में और पैरामिलिट्री के पास में थे। आर्मी को जो है कोर्ट के अंदर सरकार के द्वारा पार्टी नहीं बनाया गया, तो आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जर्नलिस्ट को पूरा सिचुएशन ब्रीफ किया गया और ब्रीफ करके उन्हें बताया गया इट इज इम्पॉसिबल दैट ड्यूरिंग आवर टाइम सच टाइप ऑफ रेप कैन ऑकर। इसके बाद में वर्जन CRPF का आया क्योंकि CRPF के पास में भी ड्यूटी थी वहां पर, CRPF ने भी डिनाई किया। मामला जब थोड़ा और आगे गया, SIT रिपोर्ट्स लेकर के आई तो सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट की जो न्यूज है जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया कि जाट्स रेप्ड वुमेन हैज बीन ऑफिशियली विड्रॉन बाय देम एंड दे नॉट ओनली विड्रॉन, उन्होंने माफी मांगी कि यदि किसी कम्युनिटी को जो है वो हमारे लिखने से इस प्रकार की खबर से आहत हुई है तो हम उसके लिए शर्मिंदा भी है। शुरुआत में कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाया एक मामला कि एक ट्रक ड्राइवर निरंजन सिंह नाम का उसने विटनेस किया है रेप को, लेकिन जब उसे बुलाया गया कोर्ट के अंदर तो उसने कहा कि मैं घटना स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा नहीं। उसकी जो मोबाइल टावर जो लोकेशन थी वो वहाँ पे मौके पे एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं थी मुरथल में जिस जगह पर कथित रूप से रेप हुए, यानी कि सुखदेव ढाबे के आसपास में। एक विटनेस जो है वो प्रोड्यूस किया गया बॉबी जोशी नाम से। बॉबी जोशी का मामला ये था कि बॉबी जोशी ने ये कहा कि उसकी गाड़ी को रोक करके कुछ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आकर के उन्हें बताया कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ में कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी FIR रजिस्टर कराई गई बॉबी जोशी के द्वारा। उसके बाद में SIT ने जो है उस एरिया में उस दिन जितने भी हिमाचल प्रदेश के नंबर थे सब नंबर का डेटाबेस निकाला, उन सब से SIT ने कांटेक्ट किया, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। SIT कोर्ट में जाकर के एफिडेविट फाइल करती है कि जिन भी लोगों से हमने कांटेक्ट किया सब ने मना कर दिया, वो एफिडेविट जो है कोर्ट रिकॉर्ड में लगा हुआ है। जब पहली SIT ने अपनी रिपोर्ट में मुरथल रेप की पुष्टि नहीं की तब उस पर सवाल उठाए गए। तभी हरियाणा सरकार ने IG ममता की अध्यक्षता में दूसरी SIT टीम का गठन किया। इस SIT ने कोर्ट में जो अभी तक सबूत पेश किए हैं उनके अनुसार द ट्रिब्यून के रिपोर्टर प्रवीण अरोड़ा ने अपने बयान में माना कि वो खुद किसी पीड़िता से नहीं मिला, पर सुखदेव ढाबे के एक कर्मचारी और कुरार हसनपुर के गांव वालों ने उसे बताया कि यहाँ रेप हुए हैं। ढाबे के उस कर्मचारी और उन गांव वालों ने अपने बयान में कहा कि ये सब झूठ है। उन्होंने द ट्रिब्यून के रिपोर्टर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फर्स्ट पोस्ट के तारिक अनवर ने लिखा था कि वो मुरथल से सनौली और गाजियाबाद गया।
जहां वो पीड़ित महिला से मिला और उसके बाद गुड़गांव लौटा। जब एसआईटी ने उस दिन का मोबाइल टावर डेटा निकाला तो पाया कि तारिक सनौली या गाजियाबाद गया ही नहीं। तब एसआईटी को शक हुआ कि अगर तारिक वहां गया ही नहीं तो वो पीड़ित महिला से कहां मिला। आखिरकार एसआईटी ने उस महिला को ढूंढ निकाला। वो महिला तारिक की एक नजदीकी रिश्तेदार निकली। तब तारिक ने एसआईटी के सामने सच कबूल किया और हाईकोर्ट में बयान दिया कि फर्स्ट पोस्ट में छपी उसकी खबर एक फेक न्यूज थी जो उसने अपनी इस महिला रिश्तेदार के साथ रिकॉर्ड की। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को तारिक अनवर के खिलाफ केस करने का आदेश दे दिया है। ऑस्ट्रेलियन महिला का जो लेटर फेसबुक पे मिला था, जब उसकी छानबीन एसआईटी ने की तो पाया कि वो लेटर सबसे पहले पंजाबी में लिखा गया था। अमृतसर के सुरजीत गर्ग ने सबसे पहले इसे अपने फेसबुक पे शेयर किया। जब एसआईटी ने उस महिला को ढूंढकर उससे बात की तो उसने बताया कि वो उस रात दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे, पर जब उन्हें पता लगा कि हाईवे बंद है तो वे वहीं एयरपोर्ट पे एक होटल में रुक गए और अगले दिन उन्होंने दिल्ली से अमृतसर की सीधी फ्लाइट ली। वो लोग मुरथल हाईवे से गुजरे ही नहीं। सुरजीत गर्ग ने अपने बयान में कहा कि वो एक लेखक है। उसने कल्पना की थी कि अगर उस रात मुरथल में वो ऑस्ट्रेलियन महिला अपनी फैमिली के साथ फंसी होती तो उसकी मनस्थिति क्या होती। ये काल्पनिक कहानी थी जो उसने अपने फेसबुक पे पोस्ट की, पर तब तक फेक न्यूज और काल्पनिक पोस्ट अपना काम कर चुके थे और पूरी दुनिया ये तय कर चुकी थी कि हरियाणा के मुरथल हाईवे पर बहुत सी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। मुरथल हाईवे पर मिले कथित पीड़िताओं के कपड़ों और आसपास के गांव के लोगों का डीएनए टेस्ट भी कोर्ट ने कराया, पर सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। पुलिस, मीडिया या कोर्ट के सामने ना कोई पीड़ित महिला है ना गवाह। ये केस अभी भी कोर्ट में ही है। रेप हुए या नहीं इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और अब मुरथल रेप केस सीबीआई को देने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सी खबरें आई जिन्होंने सिर्फ दंगों को भड़काने और हरियाणा की एक पूरी तरह से गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने का काम किया। क्या इसके जिम्मेदार लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी? मीडिया सेंसेशंस पैदा करने के लिए ऐसी खबरों को महत्व देते हुए जनता में क्या मैसेज जाएगा इसका ध्यान रखना वो छोड़ देते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें पाई गई हैं जिसके अंदर कोई सत्य नहीं है, झूठ है। कोई सामने कंप्लेनेंट नहीं आया, कोई सामने ऐसा गवाह नहीं आया कि जो बाद में टिक सके कि हाँ मैं अपने गवाही पर टिकता हूँ। एक दिन किसी को तैयार करते हैं, सामने आता है, दूसरे दिन उससे बातचीत की जाती है, एकदम उससे मुकर जाता है। मीडिया ने इसमें जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स थे, जो हेट्रेड और क्लैश को बढ़ाते थे, उनको एक्सपोज किया, उनका प्रचार किया। जब रोहतक में पहली आगजनी हुई थी तो उसके बाद में दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी फोटो छपी थी। फोटो का हेडिंग था, मेरा ढाबा जला दिया, मेरा क्या कसूर था। उस खबर की तह तक जब हम गए तो हमें पता लगा न तो वो दुकान उस महिला की थी और न ही वो ढाबा था। वो कोई सैनी रेवड़ी स्टोर करके कुछ स्टोर था। गुज्जर आंदोलन के थे राजस्थान के फोटो, वो सारे के सारे जाट आंदोलन में दिखाए। नई दुनिया अखबार की कटिंग थी ग्वालियर शहर में, उधर भी वो लकड़ी से हमला कर रहे हैं। उस पोस्ट को काटा और उसको यहाँ पे पेस्ट किया गया कि जाट उपद्रवी गाड़ी तोड़ते हुए। अरे ये खबर आई 2000 जाट गर्ल हॉस्टल में घुस गए हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। रूमर्स आ रहे थे कि कुछ लोग हमारी दीवार क्रॉस करके आए हैं, बट दैट वाज कम्प्लीटली अ रूमर। जो भी प्रॉब्लम थी सब बाहर थी, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बिल्कुल सब सेफ थे। वो असलियत में जो था, जो फोटोग्राफ्स जहाँ पे उपयोग किए गए वो पाकिस्तान के थे। एनडीटीवी ने केवल ब्रेकिंग खबर नहीं चलाई बल्कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाला। उन्होंने तो न्यूज पे ये भाई साहब का जो ढाबा है उसकी भी न्यूज डाल दी थी। काफी दिन चली है पलवन ढाबा, उपद्रवियों ने आग लगाई, ऐसा चला है। 3-4 दिन एनडीटीवी पे चला है। रिलेटिव्स के फोन भी आए जो जानते पहचानते, तो उनके फोन आए भी ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिस मेरी मीडिया में मेरी जिंदगी खपी है उसके बारे में बता दूं कि वो मीडिया अब उतना ईमानदार रहा नहीं है। गैर गंभीर किस्म के लोग, सतही किस्म के लोग, जिनकी कोई बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं है, जिनके बहुत ज्यादा कोई मर्यादाएं जिनके जीवन में नहीं है, उस तरह के लोग मीडिया पे एक्टिव हैं। तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अफवाह फैलाने में बड़ा काम किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सारा जाट समुदाय इस बात से परेशान है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। सब हमें दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आज तक सेना मेडल मिले हैं, सेना मेडल में सबसे वीरता का बड़ा पदक है परमवीर चक्र। सबसे ज्यादा औसत प्रतिशत जाटों के पास है। जितने कुश्ती में, बॉक्सिंग में जितने लोग बच्चे जाते हैं
एवरेज जाटों के बच्चे जाते हैं। खेलों में जाट समझ के बच्चे आप देख रहे होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में 38 मेडल जाटों के पास थे। मेरा कहने का मतलब यह कि जाट समुदाय ने इस समाज को बनाने में हमेशा अपनी भागीदारी खूब तत्परता से और खूब अग्रणीय भूमिका निभाते हुए की है। लेकिन आज जब हम सुनते हैं कि आरक्षण की भीख मांग रहे हैं, कोई तालिबान कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हमारे बारे में मीडिया में, समाज में बहुत गहरी भ्रांतियां फैली हैं जो कि हमें दुख पहुंचाती हैं। इस कुर्बानियों के बावजूद ऐसे बदनाम करना क्या ये वाजिब है? जाट कम्युनिटी को भड़काने का रोल राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने, रोशनलाल आर्य जैसे लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह की बातें बकवास करके उसने आग लगाने का काम दोनों नेताओं का। जिन्होंने बाहर निकलकर इस सामाजिक भाईचारे को, इस सालों साल पुराने प्रेम प्यार को तोड़ने का काम किया। ये बड़ा पैराडॉक्स है कि भाई चौधरी छोटूराम के टाइम में ये हमारे सैनी भाई या धोबी बढ़ई, इनको इंग्लिश लोगों ने कभी भी किसान वर्ग में शामिल नहीं किया था। ये चौधरी साहब ही थे जिन्होंने बिल लाके इनको किसानी का दर्जा दिया था। और ये देखो कि उन लोगों ने मिसगाइड होके चौधरी साहब के ही कितनी जगह स्टैचू थे जिनको उन्होंने नुकसान किया। जो ये बीज बोया है ये राजकुमार सैनी द्वारा बोया गया है। राजकुमार सैनी जी को संदेश देना चाहता हूँ, जब आरक्षण सरकार ने देना है तो राजकुमार सैनी को क्या हरारत हो रही है इस बात के बारे में? राजकुमार सैनी ने यही बयान दिया कि भाई 35 बिरादरी इकट्ठा होके हम हरियाणा में राज ला सकते हैं। मैं राजकुमार सैनी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से उन्होंने बिरादरी को बांटने का काम किया, किसी भी सैनी समाज को कोई एक नेता राजकुमार सैनी वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। वो उनकी अपनी राजनीति है। मेरा तो ये मानना है कि मीडिया ने इनको हाइप कर दिया है। रोशनलाल आर्य है, राजकुमार सैनी है या यशपाल मलिक है, कोई भी है, आप अपनी बिरादरी के हक की बात कीजिए, दूसरी बिरादरी को क्रिटिसाइज ना कीजिए। चाहे हवा सिंह सांगवान का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना, आप कौन होते हैं किसी भी समुदाय के बारे में? आप अपने हक की बात कर सकते हैं। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप ठेकेदार बने पूरे समाज के। आप ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब क्या उनके प्रति कार्रवाई होगी? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने उनको नोटिस भी दिए हैं, उनके खिलाफ FIR हो गई है। और अब ऐसे लोगों को पुनिश करने का भी एक तरीका होता है, उनको पनिशमेंट भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है इस आरक्षण को लेकर है, और आम आदमी में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जाट को आरक्षण क्यों चाहिए? एक तो वो ये समझते हैं कि जाट तो साधन संपन्न कम्युनिटी है और लैंड होल्डर है और इसे आरक्षण क्यों चाहिए? जाट का एक बड़ा हिस्सा है जिसे आरक्षण नहीं चाहिए, सही बात है। लेकिन जो 80% लोग गांव में रहता है, जो आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, गांव में छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उसके ऊपर गुजारा करते हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए? हरियाणा में जो जाटों ने आरक्षण की मांग की है, आपको लगता है कि जाटों को मिलना चाहिए आरक्षण? जाटों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में आता है। गांव के अंदर ऐसा पिछड़ा समाज है, खेती के उनके जोत बहुत छोटी हो गई है, पिछड़ गया है, ऐसे वर्ग को मिलना ही चाहिए। 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी उसके अनुसार हर 10 साल में आरक्षण की इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए थी। पर 1993 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने आरक्षण की इस नीति की समीक्षा नहीं कराई। ओबीसी रिजर्वेशन जाति के आधार पर ही मिलता है। अगर रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर हो, जिसमें जाति की बजाय परिवार की सालाना आय पूछी जाए, तो यह न सिर्फ जातिवाद के खिलाफ बड़ा कदम होगा, बल्कि इससे वाकई आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सहायता मिलेगी, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती। अगर रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर हो तो कोई भी जाति विशेष अपनी जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग को लेकर आंदोलन नहीं करेगी, जैसा कि पिछले 25 सालों से भारत में बहुत सी जातियां कर रही हैं। जिस तरह से हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, वैसे ही राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन, आंध्र प्रदेश में कापू जाति आंदोलन और महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा ओबीसी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान में जातियों के बीच तनाव अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। जिन जातियों को आरक्षण मिल जाता है वो नहीं चाहती कि कोई और जाति इसमें शामिल हो, और जिन्हें नहीं मिलता उनके मन में इन जातियों के प्रति कटुता आ जाती है या फिर कटुता पैदा कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान को वाकई में ओबीसी रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और अगर है तो क्या ये रिजर्वेशन
आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता? हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन में जो दंगे भड़के वो सिर्फ शुरुआत है। ओबीसी आरक्षण की ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में जातियों में तनाव पैदा करवा सकती है, क्योंकि हर जगह ऐसे नेता हैं या ऐसी पार्टियां हैं जो आरक्षण की आड़ में अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को भड़काने का काम करेंगी। जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनसे जुड़े हुए संगठन, ये सारे they are misbehaving themselves with the state, with the people, with the future of the people, and so with the future of the country. सबसे बड़ी विफलता मैं ये मानता हूं कि हमारे जो नागरिक समाज है, जिसका ये फर्ज बनता है, जो तटस्थ खड़ा रहा या भयभीत होकर कहीं जाके दुबक गया, उसको इस समय बाहर आना चाहिए था। हमारे जनप्रतिनिधियों को बाहर आना चाहिए था, जो समाज सेवा में एनजीओ के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं, और वो उस समय में नहीं थे, जिसका परिणाम हमें ये देखने को मिला है। फर्स्ट टाइम बेटे ने पूछा कि मम्मी जाट क्या होता है, तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि देखिए ये चीजें मैंने कभी नहीं सिखाया अपने बच्चे को कि वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो पंजाबी है, लेकिन जिस चीज से मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी वो इस समाज ने सिखा दिया ना, कि वो मेरे से पूछ रहा है मम्मी जाट क्या होता है। जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं वो जो एक ह्यूमैनिटी का लेवल है वो डाउन गया है। एक सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, किसी को भी किसी चीज के नाम पे, चाहे आप कितना ही गुस्सा भरा हुआ हो, सैनी समाज में हो, जाट समाज में हो या किसी और समाज में हो, गुस्सा भरा होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी की दुकान, किसी के मकान में आग लगाएं और एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे सिर्फ डर और डर और डर हो। जो आगजनी और उपद्रव हुए हैं और जानी और माली जो नुकसान हुआ वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। हम केवल आंदोलनकारी थे, अपने जायज लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे थे, और हम इस बात की निंदा करते हैं जो माली जानी नुकसान प्रदेश में हुआ है उसके हम कभी ना समर्थक रही हैं, खा पंचायतें ना ही जाट समाज। इस तरह की घटनाएं क्यों हुई, इसमें कौन जिम्मेदार है, इसके लिए इसको समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि हम आपस में नफरत पैदा हो जाए और समाज जाट के खिलाफ कोई एक मानसिकता काम करे, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जाट की मानसिकता, ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब सारा समाज पहले की तरह वैसा हो जाए, पहले की तरह हम अपने समाज के ऊपर घमंड करें। वो भाईचारा सारा समाज बनाना चाहता है, क्योंकि रहना तो यही है, इकट्ठे रहना है। पैसे का जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा हो जाएगा, सरकार ने भी दिया है मुआवजा, ठीक दिया सरकार ने, पर जो जिसकी जान गई है वो जान तो वापस नहीं आ सकती। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सब देखने से पहले मर जाते तो अच्छा था। वो 21 में साल पढ़ता रोहतक जाट कॉलेज में, बीए सेकेंडरी में, आर्मी का भी वो कर रहा था, उसका लिस्ट लगने न हो रही थी, फिजिकल टेस्ट हो तो उसके सारे हो रहे थे। 18 को पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई थी यूनिवर्सिटी में बच्चों के ऊपर लाठियां मारने, तो उसका रिएक्शन था अगले दिन प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली बाईपास पर, वहीं जाट आरक्षण भी चला हुआ था, ये बच्चे भी थे साथ में, और जब गोली चलाई पुलिस ने और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी बीएसएफ, यहाँ गोली लग के चीरती हुई निकली। स्टेडियम के पास आर्मी खड़ी थी और वहां से कम 150-200 मीटर दूर थे पापा। इस मतलब बैक साइड में पीछे लगी गोली सिर में, पता ही नहीं चला कैसे किस तरह लगी गोली। अकेला ही मैं, पापा थे और मैं हूँ। सैयद भाजी याद है जब जी हमने दबरा पाटा जब मेरे पापा काट कोट दे दीजिए, जब गए थे जब फिर वे आओ देना जी, जब हमारा जी ये लगा के दीजिए छर्रे वाली गोली, ये खेत का काम करा करते साल
काम पे गया था भाई साहब, इशारों और बताओ बहुत बुरे ताल मारा, सारा शरीर खत्म करेगा तो मुंह खत्म करेगा दूंगा। मेरे तो पैदा गया पुत्र, मंजीत मेरा किए सारे धोखे बुझा करता। वहाँ से वहाँ चला गया किला रोड ऐसे देखने चला गया। गोली चला दी, उसको गोली लगी थी और तो फिर खड़ा हो गया, फिर गिर गया, बस फिर खत्म हो गया। संजीव कुमार 32-33 साल की शादी, लड़का है, पशुपालन का काम था। हॉस्पिटल में जा लिया जब हमारे को पता लगा था थारे लड़के को गोली मार दी, ठीक है, हमने नहीं पता था। और बच्चे तो मर जा है तो बुढ़ा बुढ़ी ने कौन टूक देगा, रोते पीटते तो रहेगी ना। ग्यारह बजे गए थे वो घर से, और शाम को मेरे को 5 बजे पता लगा था कि भाई वो नहीं रहे। झज्जर भगत सिंह चौक पर छाती पे लगी हुई थी, 2 छाती में थी, 1 जांग में थी, 3 गोली लगी हुई थी उनको। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे तो अच्छा कोई नहीं था। अगर हरियाणवी समाज जल्द वापस एकजुट नहीं हुआ तो नफरत का जो ये बीज कुछ लोगों ने बोया है, जिसने अभी 31 बच्चों की जान ली, ये बीज अगर पेड़ बना तो 31 के 300 और 300 के 3000 भी हो सकते हैं, क्योंकि दंगों में कभी भी किसी एक पक्ष की जीत नहीं होती। दुनिया भर में दंगे कहीं भी हों, इसमें मरती हमेशा इंसानियत ही है। माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, किसकी रे रुखाली माली, किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ। माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ। किसकी बाट देख रही माए, कौन आइब वो आवेगा, लाड भरी वा तेरी झिड़की, कौन भला इब खावेगा। आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, जल गया रे, जल गया रे। हो कम हो गया पैरी खोटा, सारी उम्र रुलावेगा। किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ। धरेगा बेटा किसने बुलावेगा, पगड़ी बांध के वो बापू किसके ब्याह में जावेगा। तेरे हक पे तेरा आवाज उठाना बात खरी हैगी, था जिसका हक वही नहीं रहा, इब बात धरी रहेगी। क्या किया रे, क्या किया रे,
हो कम हो गया पैरी खोटा सारी उम्र रुलावेगा किसकी रे रुखाली माली कौन फूल चमन के माँ खातिर चूड़ी कौन बुलावेगा जीजी आली जिद मेरी पापा पूरी कौन करावेगा शीशे पैरेगी बिंदी माथे से गिरा सिंदूर घर वाले रह गए रोते सब बेबस और मजबूर तू गया रे सब गया रे रुखाली माली कौन फूल चमन के माँ